हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने लास्ट मेरा वीडियो जो यूट्यूब चैनल मेरा है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा और सुना होगा। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं का पाठ 7 शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने वन्य जीवों को सुरक्षित करना कैसे किया जाता है, वन उन्मूलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे जैवमंडल आरक्षण। जैवमंडल आरक्षण क्या होता है? अब जैवमंडल का मतलब कोई हमने एक क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे और वहाँ पे रहने वाले इंसानों को सुरक्षित करना, उनको कहा जाता है जैवमंडल। ठीक है, तो अब जैवमंडल का देखिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और रहने वाले इंसानों को सुरक्षित किया जाता है, उस क्षेत्र में उसको बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। तो यह क्षेत्र क्यों ऐसे किए जाते हैं? ताकि वहाँ की विविधता बनी रहे, जैविक विविधता। जैविक विविधता मतलब वहाँ पे देखो तीन प्रकार के जो प्राणी इकट्ठे रहे हैं, इंसान, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो एक दूसरे को वो फ़ायदा पहुंचाते हुए एक आहार श्रृंखला का रूप लेते हुए वहाँ के प्राणी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और उस क्षेत्र को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए उनको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। अब किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ हो सकती है। तो किसी क्षेत्र में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो जैसे नंबर 1 पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये है उदाहरण। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पंचमढ़ी, ये हमारे जो है भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये अब आप देखिए, ये आपका चित्र 7.1 में पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है। अब इसमें देखिए आप, ये दिख रहा है आपको पंचमढ़ी का ये मैप बना हुआ है। ये पंचमढ़ी है, इसमें जो है पंचमढ़ी अभयारण्य ये है, ये पिपरिया को पनार घाटी गेट है, ये नीम वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये बोरी अभयारण्य है। तो ये जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको सुरक्षित किया गया है, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों और वहाँ पे रहने वाले प्राणियों को। तो इसके बाद है आपके पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आपस में किस प्रकार जो है रिलेटेड हैं, किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ये हम पढ़ते हैं। चलिए, अब आपको पता है हम लोग जो है पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लकड़ी के लिए, पत्तियों के लिए, घास के लिए, फलों के लिए, बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो है पेड़ पौधों से पूरी होती हैं। तो अब हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ पौधों को उतना अधिक ना उनका शोषण करें कि वो उनकी प्रजाति खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों का देखिए, हमें अपना फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि अगर हम एक वृक्ष निकालते हैं तो उसकी जगह 10-15 वृक्ष लगाएं, ताकि वृक्षों की संख्या भी बनी रहे और हमारा काम भी चलता रहे, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, अब पेड़ पौधे, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की क्या कहा जाता है? वनस्पति जात। यानी किसी क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो उस क्षेत्र की वनस्पति जात कही जाती है। और किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु वह उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राणी जात और वनस्पति जात। अब आप चित्र में देख रहे होंगे, ये आपका फॉक्स, हिरन, डॉग, तेंदुआ, ये जो है, अब ये क्या है? ये आपके किसी क्षेत्र में रहने वाले प्राणी जात। ठीक है, और ये किसी क्षेत्र में रहने वाले जंतु जात, वनस्पति जात। तो वनस्पति में भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े पेड़ होंगे, कोई पौधे होंगे, इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पौधों को बोला जाता है, पेड़ पौधों को, वनस्पति जात। ठीक है,
अब पढ़ते हैं विशेष प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है? किसी विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जो पौधे एवं जंतु की स्पीसीज पाई जाती है वह उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। यानी पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट यानी खास रूप से पाई जाए उसे उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हो सकते हैं। अब आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप अपने यहाँ के इर्द गिर्द हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कौन सी होती है? जैसे देवदार के पेड़ हैं जो आपके ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे होते हैं, तो वो वहीं होते हैं, नीचे मैदानों में नहीं होते। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो होगी वहाँ की विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात, राइट। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे अब जानवरों की बात की जाए, जीव जंतु की, तो विसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। जैसे चित्र 7.3b में ये देखिए, ये है विशाल गिलहरी, दिख रही है आपको? ये क्या है? जिस क्षेत्र में पाई जाती है यह उसी क्षेत्र में रहती है, किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो ये होगी उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्राणी जात या विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विशेष क्षेत्रीय प्राणी, विशेष क्षेत्रीय वनस्पति किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। उसके बाद आता है आपका वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य यानी वन में रहने वाले प्राणियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र। अब वन्य प्राणी अभयारण्य क्या हुआ? ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी या जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्य क्या हुए? ऐसे क्षेत्र जहां पे वन तथा वहां पे रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही उनको कोई खतरा होता है, तो उन क्षेत्रों का होता है वन्य प्राणी अभयारण्य। तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद अब आपने चिड़ियाघर देखेंगे बच्चों, चिड़ियाघर आप सभी बच्चों ने गए होंगे। चिड़ियाघरों को प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। तो चिड़ियाघर में आपने देखे होंगे कोई हिरण भी देखा होगा, साथ में हाथी भी देखा होगा, भालू भी देखा होगा। तो इसमें जैसे चिड़ियाघर है वहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु इकट्ठे रहते हैं। अब चिड़ियाघर जो होते हैं वह क्या होते हैं? वह बेसिकली जो वहाँ पे प्राणी और जीव जंतु रहते हैं वह उनका प्राकृतिक आवास नहीं होता, वो हम अपने आप उनको बनाते हैं। चिड़ियाघर बेसिकली क्या होते हैं? मानव निर्मित ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जानवरों को, जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से लाकर वहाँ रखा जाता है। तो होते हैं चिड़ियाघर। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों को संरक्षित रखा जाता हो, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण संघटकों यानी संपूर्ण जो भी उस क्षेत्र में जितने भी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपका एक इलाका है 2 किलोमीटर का, उस इलाके में जंगल में पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े अनेक प्रकार की जातियां हैं पेड़ पौधों की। साथ में वहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे चीता, भालू, हाथी, सांप, खरगोश, गाय, भैंस, सभी प्रकार के वो भी हो गए। और वहाँ पे जितने भी वहाँ के घटक हैं यानी जो भी चीज़ें उस क्षेत्र में रहती है उनको संपूर्ण तरीके से संरक्षित करने का इन क्षेत्र को कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। इसके उदाहरण आपको मैंने बताया, जैसे सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म के कीट
सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन के वृक्ष देखा होगा आपने, बोलते ना सागौन की लकड़ी लगानी हमने, तो सागौन इस वन में मिलती है। किसमें? सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान में। अब हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या है? जो हमारे सतपुड़ा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर करके या बाघ परियोजना करके एक योजना चलाई है। इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत वहाँ उस क्षेत्र में सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र में जितने भी बाघ हैं उनको मारना बैन है, निषेध है। तो उनको कोई भी व्यक्ति या कोई किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकते। तो इस प्रकार सरकार कई ऐसी परियोजनाएं चलाती हैं ताकि वहाँ किसी विशेष क्षेत्र स्पीसीज को सुरक्षित संरक्षित किया जा सके। अब देखिए आप चित्र 7.4 में बाघ दिख रहा है आपको, 7.5 में जंगली भैंसा है, 7.6 में बारहसिंगा है। तो ये सभी चीज़ें आपको चित्र में दिख रही है। ये जो है किसी भी क्षेत्र स्पीसीज में हो सकती हैं जिसके कारण ये वहाँ पे सुरक्षित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आता है आपका संकटापन्न जंतु क्या होते हैं। अब संकटापन्न जंतु देखिए, संकट उत्पन्न यानी ऐसे जंतु जिनके जीवन पर क्या होता है, खत्म होने का डर होता है, संकट होता है। यानी अब हमारे देश में ऐसे भी कुछ जीव जंतु है, जैसे मान लीजिए हमारे सफ़ेद चीता होता है, उसकी संख्या बहुत, सफ़ेद शेर है उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो अब ये विलुप्त होने वाली प्रजाति है। तो इस प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने बड़े कड़े कानून बनाए होते हैं कि इनको तो मारना ही निषेध है। और दूसरा, मारते कौन है इनको? कुछ शिकारी होते हैं जो कि इनकी जो खाल होती है उसको बेचते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं इनका शिकार। तो इसको बेसिकली मारना ही निषेध होता है। तो संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? जंतुओं या जानवरों या ऐसी स्पीसीज जानवरों की जिनके जीवन पर खत्म होने का, विलुप्त होने का संकट हो, तो उनको बोला जाता है संकटापन्न जंतु। तो ऐसे जंतुओं को उनके आवास स्थान पर ही सुरक्षित किया जाता है ताकि उनके ऊपर कोई संकट ना रहे, उनको कोई मार ना सके। अब ऐसे संकटापन्न जंतु होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका हम कुछ ऐसे रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे इस प्रदेश में, इस देश में ऐसे कितने और जंतु हैं। तो जो ऐसी पुस्तकें होती हैं जिन पे हम इन संकट उत्पन्न वाले जंतुओं का रिकॉर्ड रखते हैं कि आज तक हमारे पास इतने जंतु हैं, इतने जो हैं नष्ट हो गए हैं और इतने ख़त्म होने वाले हैं, यानी उनकी पूरी डिटेल। तो ऐसी पुस्तकों को बोला जाता है रेड डाटा पुस्तक। क्या बोला जाता है? रेड डाटा पुस्तक। तो रेड डाटा पुस्तक क्या हुई? ऐसी पुस्तकें जिनमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। अब रेड डाटा पुस्तक जो है पौधों के लिए भी हो सकती है, जंतु के लिए भी हो सकती है और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। तो ये होती है आपकी रेड डाटा स्पीसीज। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी जो आज मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, आपने सबने वो ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।